नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2020 के लिए सीटेट का जो आपका पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने मैथ के जो है 15 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला सेट आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसी के आगे के बाकी बचे जो है वो 15 प्रश्न मैथ के। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 46 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 में जो उसकी गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो ये परिवर्तन जो है वो किया गया है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या फिर पाठों में जो गणितीय विषय वस्तु है उसका अनुमान लगाने के लिए, विद्यार्थियों को एक चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग सा समझाने के लिए, या फिर दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त कौन सा जो है वो, यानी सबसे सही फिट कौन सा कथन जो है वो होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही होगा। दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए आपका सही हो जाएगा। ये परिवर्तन जो अलग अलग शीर्षक के तौर पर जोड़े गए हैं, यही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47। प्रश्न कह रहा है कि इन दिनों दाम जो है वो बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ये जो स्थिति है इसका निरूपण करता है? यहाँ पर कीमत का इस तरफ दे रखा है, इधर समय दे रखा है। तो कीमत और समय पर आधारित चारों ही आपके ऑप्शन है। आपको ग्राफ बताना है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला आप देखिए, तो शुरुआत से ही बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो पहला तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखिए, तो स्टार्टिंग से बढ़ते हुए तो जा रहा है ऊपर, पर आगे जाके घट रहा है, तो दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, इसको भी ये परिभाषित नहीं करता। तीसरा अगर देखिए, तो जो कीमत है आपकी वो स्टार्टिंग में बहुत थी, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ घट रही है, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बचा डी ऑप्शन, यही बिल्कुल सही होगा, जिसमें कीमत में आप देख रहे हैं समय के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, और इसी को जो परिभाषित कर रहा है ऊपर वाली लाइन की इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48। प्रश्न कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 हो गया और 3/7, तो इसमें जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो अंश होती है, जो नीचे बटे की होती है वो हर होती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि जिसमें अंश जो है वो समान है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा होगा। तो ये रोहित ने ऐसा सोचा जब भिन्नों की तुलना दो प्रकार की यहाँ पर उससे करने को कहा गया, तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पर 7 संख्या जो है ये 5 से बड़ी है, इसलिए उसने कह दिया कि 3/7 जो है 3/5 से बड़ी है। ऐसा रोहित ने कह दिया, पर ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि बटे में जितनी बड़ी संख्या होगी, जब एक भिन्न की बात की जा रही तो संख्या वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो ये जो गलती कर रहा है रोहित, वो किस ऑप्शन को यहाँ पर बता रहा है? पहला कह रहा है कि रोहित ने अच्छी तरीके से अभ्यास ही नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रोहित को भिन्न जो है उनके परिणामों की समझ नहीं है। तीसरा कह रहा है कि रोहित अंश और हर की अवधारणा ही नहीं जानता है। या फिर चौथा कह रहा है कि रोहित जो है वो तुल्य भिन्न होते हैं, कंपैरिजन वाली भिन्न, उनकी अवधारणा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे अभ्यास नहीं किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार की गलती कर रही है वो अभ्यास की कमी में नहीं आएगी। भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, तो ऐसा भी नहीं है। डी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा होगा कि रोहित जो तुल्य है, यानी कि जिस प्रकार से भिन्नों में छोटा बड़ा आपको छांटना होता है, तो वही जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसकी अवधारणा वो नहीं जानता है, इसीलिए वो गलती कर रहा है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49। प्रश्न कह रहा है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। बी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न भिन्नों से अंश और हर की पहचान करना। सी ऑप्शन कह रहा है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। और डी ऑप्शन कह रहा है ए अपॉन बी के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें जो बी है वो आपका
शून्य के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से किससे जो है वो शुरुआत कर सकता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे कि जो आसपास की उसकी वस्तुएं हैं उससे आप जो भिन्न है उसको आप सिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो आप कहेंगे कि भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को पर्यावरण में जो मौजूद वस्तुएं हैं उसमें भिन्न भिन्न जो भाग है उनको परिचित कराने, भिन्न भिन्न नहीं भिन्न भागों की जो पहचान है वो कराने में शुरुआत करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला वाला प्रश्न 50 नंबर ही मैंने आपसे पूछा था। माचिस की तीलियां इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग दे रखी थी। चरण 1 में कुछ दे रखी है, चरण 2 में और साथ ही साथ चरण 3 में। और कहा गया था यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 62, 105, 65 या फिर 61। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो पहला चरण है इसमें कितनी तीलियां हैं, तो 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली और 6 तीली। टोटल 6 तीलियां हैं पहले वाला जो है इसमें पैटर्न जो चरण नंबर 1 दे रखा है। तो प्रथम चरण में तीलियों की संख्या अगर 6 है तो अगले वाले में कितनी बढ़ रही है, तो 6 तो है ही ऑलरेडी इसमें, पर 1 2 3 4 और बढ़ रही हैं। ऐसे आप देखेंगे नेक्स्ट वाले में तो फिर से 4 और बढ़ रही हैं। तो नेक्स्ट वाले में यानी कि जो जैसे जैसे क्रम बढ़ता जा रहा है उसमें 4 की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो अंतर है आपका वो 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे, जो आपका समांतर श्रेणी होता है उसके आधार पर। तो पहला पद जो ए है इसका मान क्या होगा, 4 होगा। इनमें डिफरेंस जो डी होता है जिसे हम हिंदी में सार्वंतर कहते हैं वो कितना है, तो 4 होगा। नहीं नहीं पहला ये वाला तो 6 होगा, रुकिए इसको रब करके सही कर देते हैं। ए जो पहला पद है यानी कि जो पहले वाले में तीली की संख्या थी वो मैंने बताई थी 6 होगी, और जो सार्वंतर है डी ये आपका जो है वो 4 होगा। इनमें 4 4 का डिफरेंस आएगा। ए पता चल गया आपको, डी पता चल गया। अब हम लगाएंगे समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है, ए 6 है डी 4 है, उसकी जगह रखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, टी एन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। अब जो टीएन है यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, ये 15वां, यानी कि ये होता है ना कि nवें पद का मान, तो यहाँ पर 15वें चरण के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टीएन की जगह टी15 लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दें, वैसे तो ये एक समझने वाली चीज है केवल। और बराबर यहाँ चलिए लिख देते हैं टी15। 2 इंटू ए है, ए का मान मैंने पहले ही बताया 6 है, तो आप क्या करेंगे 2 गुणे 6, इसमें जगह भी नहीं है, देखिए नीचे जगह है यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू ए, और फिर और क्या है, प्रश्न थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। 2a प्लस एन माइनस 1/2 है, तो प्लस लगाएंगे। एन की वैल्यू आपकी कितनी मैंने बताई, कि जो यहाँ पर मान दे रखा है वो ये कह रहा है कि 15वें चरण के लिए पूछा गया, तो एन की जगह हम रख देंगे 15 और माइनस का 1, और सार्वंतर डी का मान पहले ही बताया तो मैंने 4, तो यहाँ पर आप रख देंगे 4। ए 2a प्लस 15 माइनस 1 और गुणे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आएगा, वैसे सब मान रख रहे हैं तो एक ही जगह ये मान रख ही लेते हैं, जब 6 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ 6 ही रख लेते हैं डायरेक्ट। तो 6 दूना कितना होगा 12 होगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 15 में से 1 घटाएंगे 14 होगा, 14 को 4 से गुणा करेंगे 56 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 56, और 12 और 56 आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 68। ये आपका जो 68 निकल कर आया ये आपका टोटल निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पहले में आप ऑलरेडी 6 देख रहे हैं तो इसमें से आप 6 घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 15वें चरण के लिए आवश्यक तीलियां बराबर 68 माइनस 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो 62 जो है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो देखिए ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है कि तीलियों की आकृति का पैटर्न दिया है, उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तीलियों की आकृति 14 होगी, 6 तीलियों की आकृति 1 होगी, पता नहीं क्या करके इन्होंने अपने में सॉल्व कर दिया है। आपको इसी तरीके से करना है, ये जो आपका समांतर श्रेणी का सूत्र होता है। तो आंसर यहाँ पर 62 ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एल और उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी जो चौड़ाई है उसको जो है वो समान रखा जाए।
तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन में 3L 4L 5L 6L इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है आयत की लंबाई L है, तो ये तो आपका प्रश्न दे ही रखा है। चौड़ाई लंबाई की जो है आधी है, तो आप क्या कहेंगे, चौड़ाई बराबर L बटे 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। और पूछा गया है आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो आप क्या कहेंगे, आयत की जो नई लंबाई है वो क्या होगी, वो 2L होगी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, तो चौड़ाई आपकी उतनी ही रहेगी L/2 और लंबाई की जगह आप 2L रखेंगे और परिमाप का सूत्र लगा देंगे। परिमाप का आयत का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे करेंगे, लंबाई की जगह मैंने क्या कहा, दुगनी कर दी गई तो 2L लिखेंगे और चौड़ाई की जगह आप रखेंगे L/2 को, तो इसकी जगह L/2 रखेंगे, तो ये होगा आपका आयत का परिमाप। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसको 1 रख लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड जब होगा तो यहाँ 4L होगा और उसमें एक L जोड़ेंगे तो 5L यहाँ से टोटल निकल कर आएगा, 5L और बटे में 2 आएगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे 5L बटे 2। अब नीचे वाला 2 बाहर वाले 2 से कट जाएगा तो 5L बचेगा, केवल यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दे रखा है। तो केवल जो शर्त लिखी थी वही आप अप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। आसान सा प्रश्न था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और चीजें समझ में आ रही हो सभी तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं 52 प्रश्न कि षटभुजाकार पिरामिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। तीसरा कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है और चौथा भी इस प्रकार कह रहा है कि इसके 2 षटभुजाकार जो है वो फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो बताना है आपको कि षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार जो है वो होता है। देखते हैं चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंदू अरबी पद्धति संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 9099, 8999 या फिर 9999। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक की संख्याएं। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर 9000 जो है वो हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, इस चीज को भी समझना जो है वो जरूरी है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या कहेंगे, 1000 होगी, क्योंकि 1000 से नीचे अगर आप जाएंगे तो वो 999 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। फिर अगर मैं कहूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 9999 होगी, 9999, क्योंकि इससे बढ़ी जाएंगे तो वो 5 अंकों की हो जाएगी। अब आपसे यही पूछा गया है कि हिंदू अरबी जो संख्यांकन पद्धति है उसमें 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो आप इनका इनका निकाल लीजिए आपस में डिफरेंस, और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान दीजिए कि एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना भी होगा। तो यदि 9999 में से आप 1000 घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 8999, पर इसमें आपको एक जोड़ना होगा, तब जाके आप कहेंगे कि ए वाला ऑप्शन 9000 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा ये एक जोड़ा क्यों गया, क्योंकि जब 1000 से आप गिनते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1000 फिर 1001 से स्टार्ट होता है ना आपका। तो जब आप घटाएंगे तो जो 1000 और 1001 ये जो एक अंतर संख्या का रह जा रहा है वहां से आप इसको जोड़कर कंप्लीट करेंगे तो 9000 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से 2 खाने बने हुए हैं और लिखा है कि एक इकाई का 3 चौथाई है,
तो एक सही 1/2 इनमें से क्या होगा? एक सही 1/2 क्या होता है आपका? 2 एकम 2 और ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और बटे 2 यानी 3/2 जो है पूछा गया है, इनमें से क्या होगा? यदि एक इकाई का ये 3/4 है, 3/4 आप जान रहे हैं 4 में तीसरा भाग यानी कि 100% में 75% जो है आपका, उसके संदर्भ में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आपको इनमें से बताना है एक सही 1/2 यानी कि 3/2 कौन सा सही होगा? तो इसमें सॉल्यूशन साथ में नीचे दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इकाई है इसकी जगह सबसे पहले x माना गया है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न किया गया है। एक इकाई का 3/4 दे रखा था आपको, तो मान लीजिए इकाई की जगह x, तो x का 3/4 आपको दो चित्रों की संख्या दे रखी है, तो दो चित्रों की संख्या में प्रयोग करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है इधर 2 में मल्टीप्लाइड होगा, 4 इंटू 2 और बटे में 3 आ जाएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा 8/3। अब ये जो 8/3 आया, ये हम आगे देखेंगे कि x का एक सही 1/2 जो कि आपका प्रश्न में दे रखा था ऊपर, इसको सॉल्व करने पर तो इसको हम इस 8/3 के बराबर रख लेते हैं। तो एक सही 1/2 जो है इसको सॉल्व करने पर 3/2 आएगा। 8/3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 4 चित्र यहाँ से जो 4 मान है वो निकल के आएगा। और जो डी में आप विकल्प में आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये डी वाला जो विकल्प है इसमें 4 चित्र इसी के बराबर होंगे और जो चित्र बने थे सेम एज इट इज ऐसे थे, बस इकाई का 3/4 भाग था, तो इसका जो है वो पूछा गया था। तो आपका जो आंसर है वो चौथा वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये इनका सॉल्यूशन तरीका हो गया। यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैं थोड़ा सा इसको और आसानी से समझाता हूँ कि 3/4 आपका दे रखा है, आप क्या कर दीजिए पूरा पूरा 100% मान लीजिए, इसका निकाल लीजिए कि परसेंटेज में मान कितना आएगा। तो 4 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, 20 तिया 75% यहाँ से निकल के आएगा। तो 3/4 का मान 75% है, तो ये देख लीजिए दूसरे का कितना होगा। तो 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 होगा, यानी 3/2 का जब आप निकालेंगे परसेंट के हिसाब से, तो यहाँ 2 एकम 2, यहाँ पर 50 बार में जाएगा और 50 तिया होता है 150, 150। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पहले आपका मान दे रखा था 3/4, ये वाला परसेंट का मान जो दूसरा वाला पूछा गया है इससे जस्ट डबल है। यानी कि इसमें दो चित्र दे रखे थे, तो क्या सीधा सा मतलब निकल रहा है कि दूसरे वाले में इसके जस्ट डबल चित्र हो जाएंगे। तो दुगने के जगह कितने आपके 4 चित्र वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये हो सकता है आपको और ज्यादा आसान लगा हो, तो इसी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55। प्रश्न कह रहा है संख्या दे रखी है 49532, इसका सन्निकट हजारवां मान आपसे पूछा गया है। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। 5000, 49000, 49500 या फिर 41000। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही होगा। 50000, ये आपका 49,532 यानी कि इसके सबसे नजदीक 50,000 है, यही वैल्यू सही होगी क्योंकि इसके पास दूसरा सन्निकट मान आपका 49,000 है, जो कि इससे काफी दूर है। देखिए कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू 49,500 है, आप देखिए दो ऑप्शन है, एक 49,000 है और एक 50,000। आपको चेक करना है 49,000 में आएगा 50,000 में, तो 49,500 के ऊपर वैल्यू दे रखी है 500, 51, 52 इस टाइप से, तो वो आपकी जाहिर सी बात है 50,000 के नजदीक आएगी। अगर वही 49,500 से पहले की वैल्यू दे रखी है तो वो 49,000 में, मतलब मिड से देख लेते हैं, उससे पहले या उसके बाद से किससे निकट है, उस आधार पर इस प्रश्न को करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 56। तो 56 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, ये आपको बताना है। इस प्रकार से अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं। महत्तम संख्या आपको सबसे कम वाली बतानी है। सॉल्व कर लीजिए सबको एक लाइन से। 2 + 2 + 2 करेंगे तो 2 2 4 5 6 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के बराबर होगा। दूसरे को सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। महत्तम और लघुत्तम में महत्तम बड़ी संख्या होती है, लघुत्तम छोटी। लघु मतलब ही होता है छोटा, उससे ध्यान रखिएगा। अब इसको तो 2 2 4 2 8 और 8 का स्क्वायर 64। और लास्ट वाला देखिए आप, तो 2 × 2 होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 16 का भी स्क्वायर यहाँ पर है जो कि आपका सबसे बड़ा होगा संख्या। 16 का स्क्वायर 256 होता है। बाकी आपको कुछ और यहाँ पर सर्च करने की, ढूंढने की अन्य ऑप्शन में जरूरत ही नहीं थी। सबसे लास्ट से ही आप देख लेते तो उसी से ही आपको समझ में आ जाता। तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, तालिका दे रखी है जिसमें आपको
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के संबंध में पूछा गया है। नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, निगमन, आगमन, निगमन इस टाइप से समय दे रखा है और आपको बताना है इनमें से कौन-सी बस नई दिल्ली से मथुरा जो है पहुँचने में सबसे कम समय लेती है। मैंने देखिए अभी तक जितने भी सेट कराए हैं आपने क्या देखा कि हर सेट में एक ना एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता ही है समय पर, कितने से कितना समय लगता है इस टाइप से। तो आपको इस टाइप का प्रश्न प्रैक्टिस करके जाना है। घटाना मैंने पहले भी बता दिया है। इस प्रश्न को बताइए चारों ऑप्शन में कौन-सा सही होगा। तो आपको कुछ नहीं डिफरेंस निकालना है। मैं डायरेक्ट नीचे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि बस एक दिल्ली से मथुरा पहुँचने में लगा समय जो है वो घटाएँ निकालेंगे तो 5 घंटा 25 मिनट आपको बस डिफरेंस निकालना है। इसी प्रकार बस 2 दिल्ली से मथुरा पहुँचने में लगा समय 5 घंटा 40 मिनट। और इसी प्रकार आगे भी देखेंगे तो बस 3 दिल्ली से मथुरा पहुँचने में लगा समय निकाल लेंगे और यही आपसे पूछा गया था कि कौन से बस से नई दिल्ली में मथुरा पहुँचने में सबसे कम समय लगता है, तो ये आप देख रहे हैं बस 3 में सबसे कम समय लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट, बाकी इसमें 40 मिनट लग रहा है, इसमें 25 मिनट, 5 घंटे सब में बराबर है। तो आप क्या कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो बस नंबर 3 है ये आपका सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एक ज़रूर आता है, बस डिफरेंस आपको निकालना होता है। मैंने तरीका आपको बता दिया पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भिन्नों का योग जो है वो पढ़ाते समय शिक्षक जो है उसको नीचे दिए गए एक त्रुटि है वो ज्ञात हुई 1/2 प्लस 1/3 छात्र ने क्या किया ऊपर ऊपर वाली संख्याएं जोड़कर 2 लिख दी नीचे नीचे वाली संख्याएं जोड़कर 5 लिख दी। अब इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि लहजा की अवधारणा को समझने में बच्ची जो है उसकी सहायता करें। दूसरा कह रहा है कि बच्ची जो है उससे कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे या फिर इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी समझ जाएगी या फिर प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे जो है उसकी सहायता करें। अब बताइए उसने किस प्रकार की गलती की है और किस प्रकार का यहाँ पर आंसर होगा। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल लासा की गलती हो रही है तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 59 आपका है। थोड़ा-सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न दिखाई दे। काफ़ी जो है वो लेंथी प्रश्न है इसीलिए अच्छा मैं क्या करता हूँ पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ फिर इसको ज़ूम करके ऑप्शन पढ़ता हूँ। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि विकास 56 विद्यार्थी जो हैं उनकी कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दिया जाए तो वह प्रभावी होता है। 56 विद्यार्थियों को विकास जो है उनकी कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसको ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वो प्रभावी होता है। तो वो 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग पहले प्रश्न को समझ लीजिए क्योंकि ऑप्शन आपके लेंदी हैं तो मैं एक साथ सारे ऑप्शन फिर आपको दिखाता हूं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए दिखाते हैं अब ऑप्शन। प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो यह या वह जो है यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का जो है वो चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। दूसरा कह रहा है कि वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे और तीसरा कह रहा है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें और चौथा कह रहा है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। अब आपको बताना है फीडबैक के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा सही होगा। पर आंसर बताने से पहले मैं एक चीज ये भी बता दूं कि ऑप्शन आपका ये चौथा वाला यहां तक कंप्लीट नहीं है। चौथा ऑप्शन यहां तक है कि वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो बिल्कुल आपका आंसर यही डी होगा कि फीडबैक के संदर्भ में पूछा गया था। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन भी इसका आप सुना देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अलग था ऑप्शन अलग थे कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 60 नंबर लास्ट है कि एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि
पहला कह रहा है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। दूसरा कह रहा है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम जो है वो पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध जो है वो कराने की आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है कि यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश रहेगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशल जो है उनमें भी सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। और चौथा कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई जो है सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक हैं। तो आपका प्रश्न को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक शिक्षक अगर आकार पढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्योंकि ऐसा, इसका रीजन क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन चारों ही आपको मैंने पढ़ा दिए। बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आप भी जानते हैं आकार कोई भी वास्तुकला होती है उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है, अलग अलग होते हैं उसमें आकार। तो इस तरह के भ्रमण जो होते हैं वो सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी। तो 74 नंबर वाला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है उसको बल मिला। चार ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, सी ऑप्शन है मेधा पाटकर और डी ऑप्शन है ए के बनर्जी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। सॉल्यूशन यानी कि जो इसका आंसर है हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। सीटेट की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप इस प्रकार से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।